हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और 15 मिनट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लेक्चर थोड़ा रैंडम आ रहा है, मैं चैप्टर 1 2 के बाद 3 चैप्टर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो चैप्टर 7 उठा लिया है। वो डिपेंड करता है कि चैप्टर कौन सा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से मैंने लिया हुआ है। तो आज जल्दी से बात कर लेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। और इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या जो मेन इसकी कह सकते हो कि कंटेंट है वो क्या क्या है। जनरली आउटकम्स का मतलब क्या होगा कि एक तरीके से हम रिजल्ट मान सकते हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं, वही आउटकम्स हो गया। उससे हमें मिलता क्या है देखने को। तो एक चीज़ यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन एक बना दिया है, वो क्या है कि हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये बनता है ना, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है उसको हम लोग एसेस कैसे करेंगे, यानी उसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे। तो इसको मेज़र करने के लिए क्या है कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों के बेसिस पे मेज़र करेंगे। तो देखो, ये जो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है ना, क्या, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। अगर इन चीज़ों के बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को जज करना शुरू करें तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा बेटर तरीके की है, कितनी ज़्यादा बेटर लेवल की है। एक और चीज़ जो होता है वो उसमें ऐड कर लो, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी जहाँ पर इलेक्शन जो होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं। फेयर का मतलब ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे मेंटेन होती है। ऐसी चीज़ को भी इसमें हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्टार्टिंग में इसने क्या दे रखा है। एक चीज़ यहाँ पे और है, क्या, कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि डेमोक्रेसी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर है। ठीक है, वाई डू वी कंसीडर डेमोक्रेसी एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या फिर वाई डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर्स लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप, इनसे बेटर क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया है। पहले ही ये वाले पॉइंट्स हैं। पहला, इट प्रोमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। दूसरा, इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी देखो लोगों के बीच में इक्वालिटी, समानता को ये प्रमोट करता है। दूसरा क्या है कि डिग्निटी यानी लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसको भी बढ़ावा देता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो हम लोग डिसीजंस लेते हैं ना, कोई भी फैसला लेना है तो डेमोक्रेसी में क्या है, मेजॉरिटी बेस्ड फैसले लिए जाते हैं। सब लोग मिलके फैसले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होती है। बाकी बात की जाए तो दूसरा क्या है, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि विवाद अगर कोई है तो इस विवाद को सुलझाने का यहाँ पर अलग अलग मेथड्स भी मिल जाते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेजॉरिटी बेसिस डिसीजन लिए जाते हैं। तो कई तरीक़ों से हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, अलाउज, क्या है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी के अंदर हम अपनी की हुई गलतियों को सुधार भी सकते हैं, ऐसा बहुत बार हमने देखा है। एग्जाम्पल में अभी क्या था, मोदी सरकार ने क्या किया था, तो इनके तरफ से किसान बिल्स आए थे जो जिसका विरोध बहुत लंबे समय तक चला था दिल्ली के बॉर्डर पे। और बाद में गवर्नमेंट को लगा कि नहीं ये गलत था, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को वापस ले लिया, उस बिल को वापस ले लिया। पहले तो उसको पास ही करवा दिया था लगभग लगभग, बाद में उसको वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो हमारी मिस्टेक्स हैं हम उसको सुधारने का भी हमें मौका मिलता है। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर, कि ऐसे तो डेमोक्रेसी को हम कहें तो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ लोग इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं ख़राब है। तो यहाँ पर एक चीज़ है ना, डिलेमा। डिलेमा का मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेमोक्रेसी के आउटकम्स देखने पड़ेंगे, यानी डेमोक्रेसी हमको क्या क्या रिजल्ट देता है, क्या क्या इससे हम सीख सकते हैं, क्या क्या मिलेगा हम लोग को इससे। और इसमें एक चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी, यहाँ पर दिया हुआ है कि ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सीधा सीधा इसको मैं बहुत शॉर्टकट में समझाऊँ तो देखो, कहीं हमें रास्ता मिल जाए जगह यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या है कि देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं यूएसए का। ये यूएसए। फिर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग चाइना का। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे पाकिस्तान का। और एक एग्जाम्पल लेंगे हमारा प्यारा भारत, IND, इंडिया का। अब तीनों ही जगह पे, चारों ही जगह पे एक बात समझो, यूएसए कहता है हम डेमोक्रेटिक हैं, चाइना कहता है हम डेमोक्रेटिक हैं, पाकिस्तान कहता है हम भी डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया भी कहता है हम भी डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन इन रियलिटी देखोगे ना, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजंस यूएसए में लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं।
चाइना में क्या ये सही है? नहीं। चाइना के अंदर एक पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, सीसीपी, जिसके जो चीफ हैं इस समय वो कौन है? शी जिनपिंग, चाइनीज़ प्रेसिडेंट। और जो भी चाइना में बड़े फैसले लिए जाते हैं, सोचो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से लेकर के एक आम इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस लाने, एकदम ग्राउंड लेवल तक के, सब कुछ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की मर्जी से होता है। ठीक है, सरकार बनना और पार्टी जो होती है, पार्टी और गवर्नमेंट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो यहाँ पर चीज़ क्या है? बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लोग अपनी पार्टी का पहले देखते हैं कि हमारी पार्टी का नाम खराब तो नहीं हो रहा। और अगर ऐसा कुछ हुआ, मान लो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट है और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई ऐसा फैसला लिया जो वहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, अगर किसी ने इसका गलती से भी विरोध कर दिया ना, तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जानते हो क्या करते हैं? उस इंसान को, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, वो पर्टिकुलरली इंसान को उठवा लेगा, उठा के जेल में या तो डाल देगा या फिर उसको गायब ही कर देगा, घर से ही गायब कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। और इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान है, ये भी कहता है हम डेमोक्रेटिक हैं, यानी इलेक्शंस यहाँ भी होते हैं। देखो, इलेक्शंस चाइना में भी होते हैं। चाइना के इलेक्शंस की मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, चाइना के अंदर इलेक्शन का सिस्टम ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना में इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको सबसे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से ऑर्डर लेना पड़ेगा। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, मज़े की बात ये है कि ये खुद ही इस इलेक्शन में खड़े होते हैं। बताओ, तुम एक आदमी हो, एक पार्टी बनाए, और पार्टी बना के तुम्हें चुनाव में जिसमें लड़ना है, उस चुनाव में सामने सीसीपी का ही मेंबर खड़ा हुआ है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का। और तुम चुनाव में खड़े होने के लिए जा रहे हो इन्हीं से परमिशन लेने के, भाई हम चुनाव में खड़े हो जाएं, लड़ लें इनसे। तो चाइना में बस ये एक हिपोक्रेसी है। चाइना कहता है कि हमें दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पर रियलिटी में नहीं है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया है। तो चाइना में कहने के लिए डेमोक्रेसी है, पर रियलिटी में है नहीं। ठीक है, डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी होते हैं। यहाँ इलेक्शन फेयर कहाँ हो रहा है, ट्रांसपेरेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो मन मौजी है उसके हिसाब से चल रहा है। वहीं पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में केस थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान में जो मेन इनका कंट्रोल करता है, चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी करती थी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की आर्मी है, सारा का सारा कंट्रोल ये करते हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो इन इलेक्शंस में क्या है कि कौन व्यक्ति खड़ा होगा कौन नहीं, ये तो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट लोग अपने आप चुनाव में खड़े होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है इन चुनाव में। यानी कि वो जिस व्यक्ति को चाहे उसको जिता दे, जिस व्यक्ति को चाहे उसको हरा दे। जिनको इनका सपोर्ट रहता है वही व्यक्ति चुन के आता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बनता है। अभी के लिए शहबाज शरीफ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है। और सोचो, ये पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली है, जैसे आर्मी कहेगा वैसे इनको घूमना है। इसी को लेकर के बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी होते रहते हैं पाकिस्तान में। इसीलिए देखो, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अभी इमरान खान उसके खिलाफ रैली कर रहे थे तो उनको भी गोली मारी गई थी। अब रही बात इंडिया और यूएसए, क्योंकि दोनों एक साथ इसलिए रहे हैं क्योंकि दोनों का लगभग सिस्टम सेम है। अब दोनों जगह देखो चीज़ें क्या है कि एक तो हमारा सेंटर जो है, एक एग्जांपल अपने यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के अंदर क्या है, हमारे पास 543 सीट्स हैं टोटल। इनमें मेजॉरिटी यानी 272, अगर जो सीट जीत गया वो पार्टी जीत जाती है और उसी पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो पीएम बन जाता है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि देखो, चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव कराने के लिए एक बॉडी है हमारे यहाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका काम है पूरे देश के अंदर चुनाव कराना। चुनाव कौन कौन से ये कराता है? तो ये चुनाव कराता है लोकसभा के, ये चुनाव कराता है राज्यसभा के। इसके अलावा जो स्टेट असेंबलीज़ हैं, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सभी के चुनाव जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और एक बात समझ लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होता है इंसान, या फिर इसके जो मेंबर्स हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए ECI, तो इसमें एक जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी सबसे बड़ा पदाधिकारी, और इसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा पाना किसी की पॉसिबल है नहीं, किसी के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहे तो इसको नहीं हटा सकते। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है तो वहाँ पर एक चीज़ जो राष्ट्रपति को हटाने में हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, इम्पीचमेंट लाना पड़ता है, यानी महाभियोग लाना पड़ता है। अब ये इम्पीचमेंट क्या होता है ये किसी वीडियो में अलग बात करेंगे, अभी लेक्चर लंबा हो जाएगा। नीचे फटाफट बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की। पर एक चीज़ यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, चूंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो फ्री तरीके से चुनाव कराता है, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराता है, वो इसलिए क्योंकि इसका जो अधिकारी है उसको हटाने का पावर किसी के पास है ही नहीं। वो हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी लाने पड़ते हैं, इम्पीचमेंट करना पड़ता है। तो ये जो इलेक्शन करवाएगा वो बिल्कुल एकदम बिंदास मूड में करवाएगा, कोई टेंशन नहीं है भाई, चच्चा विधायक इसका नहीं है, ये खुद ही विधायक लोग का चच्चा है। ठीक है, मजाक सा पार्ट। बट आगे देखते हैं, तो डेमोक्रेसी को मेज़र करने वाला जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना कि हाउ कैन वी एसेस, डेमोक्रेसी को हम माप कैसे सकते हैं, एसेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम लोग डेमोक्रेसी को माप सकते हैं। पहला,
अकाउंटेबिलिटी कितनी है वहाँ पे, दूसरा रिस्पॉन्सिव कितना है और तीसरा लेजिटिमेट कितना है। अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायी कितना है, उत्तरदायित्व कितना आ रहा है। दूसरा रिस्पॉन्सिव, कितना ज़्यादा जवाबदेही डेमोक्रेसी में है, जवाब। और तीसरा लेजिटिमेट, उसकी मान्यता कितनी है, लोग उसको मानते कितने हैं। इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया में ये हम सभी को पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक अभी किसान बिल वाला आया था, तो किसान बिल में भी क्या था, किसानों के लिए एक ऑर्डर, एक नया कानून पास कर दिया गया था जिसमें एमएसपी वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी किसान थे वो विरोध करने लगे। अब विरोध करने के लिए दिल्ली के पास पहुंच गए और दिल्ली के पास पहुंच करके यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर को रोक दिया। अब यहाँ किसानों ने जितना नुकसान किया है तो इस नुकसान की भरपाई तो ओवरऑल फिर गवर्नमेंट ही करेगा। एक तो ये छोटा सा एग्जांपल। दूसरा ये कि मान लो कि कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, मान लो कि इंडिया का ये पोर्शन है, ये कोस्टल एरिया में कोई साइक्लोन आ गया मुंबई के आसपास, तो बहुत सारा डैमेज हो गया। तो यहाँ पर जो डैमेजेस है ना, ये डैमेजेस एक तो ये साइक्लोन की वजह से हुए ही हुए हैं, लेकिन सरकार की यहाँ जिम्मेदारी बन रही थी कि तूफान आ रहा है तो पहले से यहाँ कुछ व्यवस्था कराई जाए। अगर यहाँ नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट की यहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और गवर्नमेंट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानता भी है, अकाउंटेबल भी है, यानी उत्तरदायित्व लेता है कि हाँ यहाँ पर मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना, सारी चीज़ें। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, देश के अंदर ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लाइक गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आता है। तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं, देश के अंदर गरीबी, यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं तो गवर्नमेंट कहेगा ये इससे हमारा क्या जाना, हमारा तो खाते में आ रहा है टैक्स ना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो इनका ज़िम्मेदारी लेगा, उत्तरदायित्व इनका लेगा। दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी है रिस्पॉन्सिव, यानी कोई भी अगर ऐसी देश के ऊपर आफ़त आती है, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, तो एग्ज़ाम्पल में मान के चलते हैं कि मान लो देश है, पूरे देश के अंदर जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सबको पता होना चाहिए। तो मान लो जीडीपी देश का जो है वो डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है का मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हमारे देश को आने वाले समय में नुकसान लग जाएगा, जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं और कमाई नहीं हो पा रही। तो गवर्नमेंट ऐसे में बिल्कुल सोचती है कि क्यों ना हम टैक्स को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि इनकम अच्छी हो जाए और उसके साथ साथ जो है कि मार्केट के अंदर सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड भी करता है उस हिसाब से ताकि देश की भलाई हो सके। दूसरा इसका एग्जाम्पल लें, अगर दूसरा एग्जांपल लें तो मान लो कि कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, वहाँ के गरीब जो लोग हैं, मान लो कि जैसे उत्तराखंड में अभी भूस्खलन हो रहा है, तो भूस्खलन हो रहा है जो अभी हमने पढ़ा था जोशीमठ में, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रह रहा है। तो मान लो उस एरिया की ज़मीन जो है वो धंस रही है नीचे, उस एरिया में रहने वाले लोग थे। इन लोगों को अब रिहैबिलिएट कराना है, यानी दूसरे जगह क्या करना है, उनको बसेरा बसाना है। तो इसमें भी गवर्नमेंट जल्दी से रिस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं, वहाँ हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है तो हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करेंगे जल्दी से ताकि उनकी जो है वो भलाई हो सके, उनको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट लास्ट में जो इसमें जो आता है वो है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब ये होता है कि लोग उसको मानते कितना है। तो देखो, हमारे यहाँ सीधी सी बात है, कभी भी चुनाव जब होता है और चुनाव में मान लो अभी 2000 इसके पहले जो चुनाव हुआ था 24 में होना है, तो 24 के पहले 2019 में चुनाव हुआ था। तो 2019 के जो चुनाव थे, इसमें जैसे ही मान लो कि बीजेपी पार्टी जीत गई थी, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि नहीं, उसको जनता ने वोट दे के नहीं जिताया और बीजेपी जीत गई है, इसको वोट ज़्यादा मिले हैं तो हम इसको मानते ही नहीं है। कांग्रेस ऐसा नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है वो मानता है कि हाँ बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, काम अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है। और ऐसे में क्या है कि जो भी पार्टी जीतती है उसको वो पावर जो है वो तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और साथ साथ एक और चीज़ है, जो भी गवर्नमेंट इलेक्टेड है, लाइक अभी बीजेपी पावर में है और ये लोग कोई कानून वगैरह पास करते हैं, कोई लॉ बना के लेके आते हैं, इस लॉ को आम जनता मानती है, एक्सेप्ट करती है। ऐसा नहीं है कि उसको मानना ही छोड़ देगा। तो ये होता है लेजिटिमेसी। यहाँ एक छोटा सा मैप के थ्रू एग्जांपल दिया गया है, साउथ एशिया का पार्ट है। तो एक चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है कि कौन सा जो अपने यहाँ देश है, यहाँ पर कौन से देश में डेमोक्रेसी को लेकर के लोग जो हैं ज़्यादा जागरूक हैं और कहाँ पर। यहाँ देखो, ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कि यहाँ पर क्या है, देखो पाकिस्तान में 81, ऊपर जो 94 नेपाल में, 95 इंडिया में, बांग्लादेश में 96, 98, ये समझ लो कि आउट ऑफ 100 मान के चलो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी काफ़ी बढ़िया है, उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वहीं अगर एक चीज़ हम देखें तो पाकिस्तान ऐसा एक देश है जहाँ पर लोग ज़्यादातर मानते हैं कि उनको वोट देने से कोई मतलब नहीं है, उनके वोट से कोई मतलब, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लास्ट में एक और चीज़ देखें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किन किन चीज़ों पे फोकस करता है। तो देखो, पहला चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो देश की इकोनॉमी को हमेशा ग्रो करवाने की कोशिश करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जबकि यही एक डिक्टेटरशिप होता ना, एक तानाशाह होता, तो उसको बस मतलब होता कि हमारी पावर हमारे हाथ में बनी रहे, देश जो है ग्रो करे ना करे उससे मतलब नहीं है, पावर हमारी बनी रहे, भौकाल एकदम टाइट रहना चाहिए भाई।
एक तो ये हुआ, काफ़ी शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ। बट एक प्रॉब्लम यहाँ डेमोक्रेसी में क्या होती है ना कि एक ट्रेंड देखा गया है कि अमीर व्यक्ति जो है वो और ज़्यादा अमीर होते जाता है, मिडिल क्लास वाले लटके रहते हैं, या तो अमीर हो जाए या तो गरीब हो जाए, बेचारों का कुछ भी नहीं होता। हम भी भाई ठहरे मिडिल क्लास वाले, और नीचे हैं पुअर, जो सबसे गरीब, ये और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट डेटा ये बताता है कि गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ है, अमीर और ज़्यादा अमीर हुआ है, तो एक गैप जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसको कैसे सही करें, इसके कुछ उपाय बताने होंगे। लास्ट में एक चीज़ है, क्या है, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही चीज़ अभी हमने डिस्कस किया है कि जो गैप है वो बढ़ रहा है। और नेक्स्ट एक चीज़ बात करें, दूसरा जो मेन इनका मोटो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये क्या है कि अपने यहाँ देखे होगे कुछ स्कीम्स चलती हैं, जैसे मनरेगा होता है, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता देना। मनरेगा होता है, इसके अलावा और भी हैं, आवास स्कीम है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एमएसएमईज़ को लेकर के बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है ना कि जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए। राशन अलॉटमेंट भी इसी सिलसिले में हम लोग को मिलता है कि गरीब इंसान जो है वो राशन जो है मिनिमम, ऐसा ना हो कि भूख से वो मर जाए, तो उसको मिनिमम जो ज़रूरत है राशन की वो उसको सरकार फ्री में प्रोवाइड करती है। ठीक है। लास्ट में और क्या बच रहा है अपने पास, एक बच रहा है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लें। देखो, एक तो ये है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट अ जनरल व्यू। मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भाई साहब देखिए, इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडिया के अंदर क्या है कि मेजॉरिटी में अभी हिंदुज़म है, ये मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी की बात की जाए तो माइनॉरिटी ग्रुप्स बहुत सारे हैं, जिसमें से मुस्लिम्स और सिख को हम मेनली मान के चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुइज्म का वोट पा करके जो पार्टी सत्ता में आ गई है जैसे बीजेपी, तो केवल और केवल ये इन्हीं की सरकार बनेगी और इन्हीं के लिए काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पार्टी को, इनको भी देखना है, इनको भी देखना है, एज अ होल पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए हमके इस देश को लेके आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हम किसी एक ग्रुप को साइड में नहीं कर सकते कि माइनॉरिटी ग्रुप है तो उससे हमको मतलब ही नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर सबको लेके आगे बढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सेम उसी चीज़ को घुमा फिरा के लिखा है कि कोई रिलीजन, रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है। इसके आधार पर हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं वो तमिलियन है, वो मलयालम है, और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बना है वो गुजरात का है, तो तमिल वालों को कोई मतलब नहीं रहेगा। नहीं, वो पूरे के पूरे देश को एज अ होल लेके चलेगा। उसको बस उस चीज़ से मतलब है कि देश हमारा ग्रो करना चाहिए। खैर, लास्ट में एक ये पॉइंट बच जाता है, वो क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी के अंदर एक चीज़ हमने देखा है, क्या पता है, अनिल अंबानी साहब, नहीं अनिल अंबानी तो खैर वो डूब ही गए बेचारे। अनिल अंबानी नहीं, मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की अभी प्रॉपर्टी जो है वो $100 बिलियन के आसपास है। $100 बिलियन, 1 बिलियन में 8,000 करोड़। और एक आम मोची जो रोज़ जूते सिलता है, वो दिन में मुश्किल से 400-500 रुपये कमा ले रहा है। तो फिर भी एक चीज़ हमने देखा है क्या, अंबानी साहब जाएंगे वोट देने तो उनके वोट की वैल्यू भी होगी 1, और ये जूता बनाने वाला इंसान भी जाएगा तो इसकी वोट की भी वैल्यू हो जाएगी 1। इसका मतलब इन दोनों को हमने बराबर कर दिया। सोचो, इस व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, इसके पास पर डे 500 रुपये मैक्सिमम आते हैं, फिर भी हमने डेमोक्रेसी में इन दोनों की ही डिग्निटी, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन कर दिया। क्यों? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू दे करके। इसके अलावा फ्रीडम की भी बात की जाती है, तो बहुत सारे हमारे पास फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है, पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ऐसे समझ लो आर्टिकल कितना 19 से लेकर 22 तक सब फ्रीडम ही है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट वगैरह भी, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें। खैर, ये था पूरा चैप्टर, आई होप सबको पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया है बट कोई नहीं, एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।